नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास चंडाल चौकड़ी पार्ट 3। बुधवार 17 मई, मुंबई दिल्ली विंस्टन पॉइंट। लिफ्ट के रास्ते इरफान टॉप फ्लोर पर पहुंचा। जैसा कि अपेक्षित था, गलियारे में उसे 3 आदमी दिखाई दिए। उनमें एक सूटधारी व्यक्ति था, एक बेल बॉय था और एक वेटर था। सूट वाला व्यक्ति हाउस डिटेक्टिव था, बेल बॉय की वर्दी में सिक्योरिटी वाला था और वेटर असल में भी वेटर ही था। जिस लिफ्ट पर वो वहां पहुंचा था वो उस मंजिल और नीचे की मंजिल के बीच में ही, यानी कि 17वीं और 18वीं मंजिल के बीच में ही ऑपरेट करती थी और उसमें अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। उस वर्जना पर अमल होता देखने के लिए निचली मंजिल पर भी सिक्योरिटी स्टाफ तैनात था। वो हालिया इंतजाम था जो कि टॉप फ्लोर पर नीलम और सूरज की सुरक्षा के लिए किया गया था। उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली तो पाया कि 11 बजे थे। उसे देखकर तीनों आदमी सावधान हुए। उन्होंने उसकी तरफ कदम बढ़ाने का उपक्रम किया तो उसने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और स्वयं लंबे डग भरता उनके करीब तक पहुंचा। सब ठीक है? उसने पूछा। जी हाँ, हाउस डिटेक्टिव बोला। मैडम ने ब्रेकफास्ट कर लिया? जी हाँ, साहब के साथ ही किया था। साहब ब्रेकफास्ट के बाद ही नीचे गए थे। मेरे को इधर के खाली कमरे चेक करने का है। जी, खाली कमरे चेक कराओ। सब लॉक है बाप, सिक्योरिटी वाला बोला। मैं खुद देखने का है, खास तौर से हर कमरे का बालकनी में खुलने वाला दरवाजा, जो कि मैं मजबूती से भीतर से बंद होना मांगता है। मजबूती से बंद है बाप? खुद देखना मांगता है। ठीक, और फायर एस्केप की सीढ़ियों पर खुलने वाला दरवाजा भी। पता नहीं किसी को उसका ख्याल आया कि नहीं आया। बरोबर आया बाप, बंद है, एकदम फिट और चौकस। देखेंगा, हिलो। इरफान ने तालों वगैरह की बाबत अपनी भरपूर तसल्ली करने में आधा घंटा लगाया। उस दौरान केवल वेटर गलियारे में रहा, फिर वो भी गलियारे में लौटे। तभी नीलम वाले स्वीट का दरवाजा खुला और लिनन की ट्रॉली ठेलता एक छोकरा वहां से बाहर निकला। ये क्या है? इरफान तत्काल बोला। स्वीट की चादरें, तौलिए, गिलाफ वगैरह बदलने को आया ना बाप, वेटर बोला। थांबा, इरफान उच्च स्वर में बोला। लिनन की ट्रॉली वाला छोकरा ठिठका। उधर ही खड़ा रहे, बोलेगा तो हिलने का है। छोकरे ने सहमति में सिर हिलाया। वो नाजुक सा, क्लीन शेव्ड, कम उम्र छोकरा था जो इरफान की एक घुड़की से ही दहल गया जान पड़ता था। क्या नाम है तेरा? फिर इरफान वेटर से संबोधित हुआ। भाटे बाप, गोविंद भाटे। भाटे? अक्खा इडियट भाटे। बाप, वेटर बौखला कर बोला। मैं तेरे को क्या बोला? क्या बोला बाप? भूल भी गया साला। बाप, माँ कसम कुछ नहीं भूला, पर मेरे को कैसे मालूम होएगा कि मैं क्या भूल गया? मैं बोला इधर की रूम सर्विस लिफ्ट तक ही हो, आगे तेरे को संभालने का था। बोला कि नहीं बोला? बरोबर बोला बाप, पर इधर सर्विस के लिए आए वेटर लोगों के लिए बोला ना। अभी जब इधर वेटर ब्रेकफास्ट की ट्रॉली लेकर आया था तो मैं उसको लिफ्ट से ही चलता किया और खुद ट्रॉली मैडम के स्वीट में ले जाकर मैडम और सर को ब्रेकफास्ट सर्व किया और बाबा को फीड दिया। पर लिलन वाला स्वीट में गया। बाप, वो रूम सर्विस थोड़ी ही है, वो तो हाउस कीपिंग वाला स्टाफ है। उसका काम वेटर कैसे करेगा? क्यों, तेरे को बेड की चादर बदलना मुश्किल, सिरहाने के गिलाफ बदलना भारी, मेज पोस्ट तौलिए तब्दील करना अक्खा डिफिकल्ट? नहीं बाप, मामूली काम। पर मैं सोचा तेरा काम सोचना है। मिस्टेक हुआ बाप। किचन सर्विस हो या लिनन सर्विस हो या कोई और स्पेशल सर्विस हो, सब सर्विस स्टाफ है और कोई सर्विस स्टाफ स्वीट में नहीं जाने का, लिफ्ट से बाहर भी कदम नहीं रखने का है। क्या? स्वीट में नहीं जाने का है, लिफ्ट से बाहर नहीं निकलने का है, उधर ही से वापस चला जाने का है। बरोबर बाप, तुम दोनों भी सुना? हाउस डिटेक्टिव और सिक्योरिटी वाले के सिर सहमति में हिले। जो सुना वो समझा। सबके सिर सहमति में हिले। कोई पंगा नहीं मांगता, कोई गफलत नहीं मांगता। क्या? बरोबर बाप। फिर इरफान लंबे डग भरता लिलन की ट्रॉली के करीब पहुंचा। बाजू हट, वो छोकरे से बोला। छोकरा सहमा सा एक तरफ हट गया। इरफान ने देखा जैसा कि लिनन की ट्रॉली में होता था,
उसके ऊपरले टायर पर नई चद्दरें, तौलिए, गिलाफ वगैरह करीने से तह किए रखे हुए थे और नीचे के हैम पर जैसे टायर में पुरानी चादरें और इस्तेमाल शुदा तौलिए वगैरह मौजूद थे। उसने नीचे के हैम्पर में हाथ डालकर उसे दाएं बाएं टटोला और फिर सीधा हुआ। छोकरा, वो बोला, आइंदा ये ट्रॉली लिफ्ट में ही छोड़ के इधर से चला जाने का है। ट्रॉली लेने बाद में आने का है, जो कि लिफ्ट में ही मिलेगा, समझ गया? छोकरे ने जल्दी जल्दी सहमति में सिर हिलाया। नवा भर्ती हुआ? उसने फिर सहमति में सिर हिलाया। फुट। बाकी लोगों की तरफ पीठ फेरे ट्रॉली धकेलता छोकरा आगे बढ़ गया और फिर लिफ्ट में दाखिल हो गया। तत्काल लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे सरकने लगी। इधर ही ठहरने का है, इरफान बोला। मैं मैडम को सलाम बोल के आता है। बरोबर बाप। इरफान नीलम के स्वीट के दरवाजे की ओर बढ़ गया। किंग्सवे कैंप के इलाके में बिजली की तार बनाने का एक कारखाना था, जिसके पिछवाड़े के एक कमरे में बिरादरी भाई जमा थे। वो इमारत ब्रजवासी की मिल्कियत थी, जो कि उसने किराए पर दी हुई थी। कारखाना उन दिनों बंद था और उसके निकट भविष्य में चलने के कोई आसार नहीं थे। लिहाजा कारखानेदार ने अपनी मशीनरी और सामान उठा लेने के वादे के साथ इमारत का कब्जा ब्रजवासी को वापस दे दिया हुआ था। बिरादरी की खुफिया मीटिंग के लिए ब्रजवासी ने ही वो जगह सुझाई थी, जो कि सबको कबूल हुई थी। उस घड़ी चारों को इस बात से खुश दिखाई देना चाहिए था कि वो सोहल के हाथों मौत का सामूहिक निवाला बनने से बाल बाल बचे थे। वो न सिर्फ आज़ाद थे, किसी पुलिस कार्यवाही से भी मुक्त थे, लेकिन सब संजीदा सूरत थे। बहरहाल उनकी दुश्वारियां खत्म नहीं हो गई थी, इसलिए अभी भी वो अपने नेता का ही, जो कि झामनानी था, मुंह देख रहे थे। सही लोगों, झामनानी बोला, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एक इकलौती मक्खी ने हमारी खीर बिगाड़ दी और बिग बॉस के सामने हमारी वो साख न बनने दी, जो कि अगर वो न होता तो बनकर रहती। न होन विच की प्रॉब्लम सी, पवित्र सिंह भुनभुनाया। माँ ने पैदा ही न किया होता तो कहाँ से होता? झामनानी सक पकाया। उसने घूर कर पवित्र सिंह की तरफ देखा। पवित्र सिंह ने जानबूझकर उससे निगाह न मिलाई। सरदार साईं, झामनानी बोला, वडी कौन सी जुबान बोल रहा है नी? मैनू एक ही जुबान आती है सिंधी भाई। वडी क्या कहना चाहता है नी? कहना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूँ। वडी क्या नी? इतवार 7 मई की तुगलकाबाद के खंडरों में हुई साडी मीटिंग में सोल की बाबत क्या तय हुआ था साडे बीच? वडी क्या तय हुआ था नी? भूल भी गया? वडी कुछ नहीं भूला नी। वडी पता तो लगे सरदार साईं कि तेरा इशारा कौन सी बात की तरफ है। तय हुआ था कि हम सोल को नंगा करके मारेंगे। नंगा किया भी हमने बराबर उसे। दिल्ली और मुंबई में उसके कई हिमायती मार डाले। आखिरकार ऐसी जुगत भी बिड़ा ली कि वो साडी गिरफ्त विच आ गया। फिर मारा क्यों नहीं? ओ मरिया क्यों नहीं? झामनानी के मुंह से बोलना फूटा। वो अवाक पवित्र सिंह की तरफ देखता रहा। परसों रात तेरे फार्म में जैसा निहत्ता और बेयारो मददगार वो साडे सामने खड़ा था, उससे ज्यादा नंगा हम और क्या कर पाते उसे? तब क्यों ना उसे फौरन मार डाला? क्यों उस दिन नाल खिलवाड़ किती? क्यों उसे अपने आदमियों के सामने तमाशा बनाने में वक्त जाया किता? वडी मैंने किया नहीं, और किसने किता? ऐसे काम लीडर के किए ही होते हैं, जो कि तू है सिंधी भाई। वडी उसने भाई से मिलना था नहीं, बड़े साहब फिगुएरा से मिलना था नहीं। गलत, झूठ। उन्हें पता भी नहीं था कि सोल हमारी गिरफ्त में था। कहो कि मैं झूठ बोलिया, कहो कि मैं कुफ्र तौलिया। झामनानी ने पनाह मांगती निगाहों से ब्रजवासी की तरफ देखा। भाई को पता था, ब्रजवासी बोला। उसे पता था कि सोहल की बीवी हमारी गिरफ्त में थी, इसलिए उसे ये भी पता था कि सोहल का हमारी गिरफ्त में आ जाना महज वक्त की बात थी। सरदार जी, भोगीलाल बोला, सोहल हमारी गिरफ्त में था। हमारी खुद की स्ट्रेटजी की कामयाबी की वजह से हमारी गिरफ्त में था। इससे बड़े भाई लोगों की निगाह में हमारा क्रेडिट बने था, जो कि पवित्र सिंह व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। इस हकीकत से तो न बनता कि हमने सोल को मार गिराया था, उससे भी बनता। लेकिन क्या लेकिन? भोगीलाल ने झामनानी की तरफ देखा। ये लेकिन, पवित्र सिंह बोला, कि फिर तमाशबीनी न होती,
शरेआम सोल की फजीहत करने का सुख न मिलता। सिंधी भाई के चमचे बंदर और लंगूर की तरह राजा साहब का तमाशा न देख पाते तालियां बजा बजा कर। वड़ी जो हुआ था, झामनानी गुस्से से बोला, उसमें सरदार साईं तू शामिल नहीं था, भैयन शामिल नहीं था, लाला शामिल नहीं था, हमें शामिल होना पड़ा था। वड़ी क्यों होना पड़ा था? नहीं, क्योंकि तूने वहां माहौल ही ऐसा बना दिता था कि साढ़े वास्ते तेरी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी हो गया सी। असल में के होना चाहिए था? भोगीलाल बोला, वो शख्स हमारे लिए साक्षात मौत था। असल में उसे देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए थी ताकि कजिया ही खत्म हो जाता। वड़ी ऐसा तब क्यों ना बोला? नहीं, वजह 10 दे देती। उस वेले हम अपने लीडर के प्राइवेट एंटरटेनमेंट शो में शरीक थे। शो देख रहे थे और सीख रहे थे कि राजा साहब कैसा होता था। वड़ी ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात हुई। पहले तो झामनानी के हर किए में शरीक बन के दिखा दिया, फिर कोई माकूल नतीजा न निकला तो किए में खोट निकाल दी। वीर मेरे, जिसके सिर पर लीडरी का ताज होता है उसी का कम होता है माकूल नतीजा निकाल के दिखाना। उन्हें सोचना चाहिए सी कि वो ऐसे शख्स के साथ बेजा खिलवाड़ न करे जो हम में से हर किसी को मार गिराने के लिए सौ खाए बैठा था। वड़ी सरदार साईं क्यों झामनानी के मुंह पर कालिक पोतने को आमादा है? वड़ी उस वक्त क्या हम में से किसी ने सोचा था कि वो सूखे कुएं में से बाहर निकल आने का करिश्मा कर दिखाएगा? सोचना चाहिए सी, खुद सोचना चाहिए सी और सानू सुचवाना चाहिए सी। हम सब उसकी केस हिस्ट्री से पूरी तरह से वाकिफ हैं। हम में से किससे छुपा था कि वो एक मायावी बंदा है? कौन नहीं जानता था कि वो काल पर फतेह पाया मानस कहलाता है। ऐसे मानस की बाबत सानू नहीं सोचना चाहिए सी कि ओनू मारना खिलवाड़ नहीं, गंभीर मसला था। साढ़े सामने जो पहला कम था वो सोल की लाश गिराना था। इसी वास्ते हमने उसे अपनी जनानी के पीछे दिल्ली खींचा चला आने के लिए मजबूर किया था। फिर पहला काम पहले क्यों न किया? वड़ी जवाब दिया तो है नहीं। सरदार साईं अपने कलेजे पर हाथ रख और बोल अपने वाहे गुरु का नाम लेकर कि उस वक्त तूने सोचा था कि वो कुएं में से निकल आएगा? तेरी शक्ल पर लिखा है कि नहीं सोचा था। सोचा होता तो तभी बोलता। पवित्र सिंह खामोश रहा। तब कोई न बोला नहीं। तब तो सब बढ़ बढ़ के बोल रहे थे और सोहल को जलील करने में मेरे से बेहतर अपनी हाजिरी लगा रहे थे। मेरे से ज्यादा फैंसी फब्तियां कस रहे थे। सरदार साईं उसकी खास खिल्ली उड़ाता, उसको चोर और आशिक बता रहा था। वड़ी तब क्यों न किसी को याद आया कि वो काल पर फतेह पाया शख्स था। वो कुएं से बाहर निकल आने का नामुमकिन काम करके दिखा सकता था। कोई कुछ न बोला। वड़ी अब बोलो नहीं, अब क्यों जुबान को ताला लग गया? भाई लोगों, ब्रजवासी बोला, अब इस बात को ये मान के खत्म करो कि परसों रात सोहल की बाबत हमसे चूक हुई। हम शेखी में आ गए, अपनी बेमिसाल कामयाबी पर इतरा गए, इसलिए हमसे चूक हुई। हमसे बोला मैं, किसी एक से नहीं। सरदार जी, तुगलकाबाद वाली 7 मई की मीटिंग में 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर 1 का नारा किसने लगाया था? खुद आपने लगाया था। मेरी दरख्वास्त है कि जो हुआ उसे एक बदमजा वाकया मानकर उस पर खाक डालकर हम अपनी ये 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 वाली भावना को बरकरार रखें। वाह में ही गति है हम सबकी। भोगीलाल बोला, हम ये मान के चलते हैं कि सबब से या तकदीर से परसों रात हम अपना विनिंग कार्ड गलत खेल गए, लेकिन हमें इस बात से तसल्ली भी होनी चाहिए कि कल वो गलती सोहल ने भी की। उसने भी अपना विनिंग कार्ड गलत खेला। कि मतलब? पवित्र सिंह बोला, मतलब साफ है। नए साल की रात को वो हम लोगों के खिलाफ वार्निंग जारी करके गया था कि अगर हमने ड्रग्स के धंधे में हाथ डाला तो वो हम सबको मार गिराएगा। कल मौका था उसके हाथ में एक ही बारगी हम सबको मार गिराने का, लेकिन किसी मुलाजे में, किसी कम अक्ली में या किसी गलत सोच के तहत वो मौका वो चूक गया। हमारी लाशें पीछे छोड़ने की जगह वो पुलिस के हवाले होने के लिए हमें बंधा छोड़ के गया। लिहाजा उसका पुलिस पर एतबार
हमारी जान बख्शे की वजह बना। भाई लोगों, इतनी बड़ी दुश्वारी में से हम बेदाग निकल जाए, ये क्या कोई छोटी बात है? मौजूदा हालात में अपनी सलामती के लिए हमें अपने अपने इष्ट देवों का शुक्रगुजार होना चाहिए। या मैं उजला तू काला, मैं चंगा तू बुरा, मैं ठीक तू गलत में अपना वक्त जाया करना चाहिए। भैयन ठीक कह रिया है, भोगीलाल बोला। झामनानी ने पवित्र सिंह की तरफ देखा। पवित्र सिंह ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। मुंडी ने हिला सरदार साईं, मुँह जबानी बोल। ब्रजवासी ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? नहीं, हमें बीती बातों पर खाक डालकर आगे की सोचनी चाहिए। तेरा साईं जीवे। आपसदारी में ब्रजवासी बोला। मन में मैल नहीं लाना चाहिए सरदार जी। मन चंगा, भोगीलाल बोला, तो कठौती मां गंगा होवे है जी। ऊंच नीच किसी से भी हो सकती है नी, झामनानी बोला। गलत फैसला किसी से भी हो सकता है। सिंधी भाई, पवित्र सिंह उतावले स्वर में बोला। हुन छोड़ो किस्सा, बिरादरी भाइयों ने बोल दिता ता ओ गल हुन खत्म हो गई। अब अग्गे की सोच और अग्गे की बोल। बल्कि पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछो नी, उस डीसीपी श्रीवास्तव के कहने पर तूने उन लोगों की एक लिस्ट उसे दिखती थी जो कि बतौर मेहमान वहां तेरी पार्टी में मौजूद थे, लेकिन जो बखेड़ा खड़ा होने पर पुलिस के आने से पहले वहां से कूच कर गए थे। वडी ठीक बोला नहीं? पुलिस ने ऐसे ही तो लिस्ट दिखती नहीं होगी। वो उन नामों की पड़ताल करेगी, तस्दीक करेगी कि वो सब सच में पार्टी में थे। मेरा मतलब ये है कि क्या वो तमाम के तमाम लोग उस पड़ताल से खरे उतरेंगे? बराबर उतरेंगे सरदार साईं, तो उस बाबत कोई फिक्र न करनी। मैंने बहुत सोच समझकर लिस्ट में नाम दर्ज किए थे। उन्हें तो नहीं मालूम होगा ना कि ऐसी किसी लिस्ट में उनके नाम दर्ज थे और जवाबदारी होने पर उन्होंने उस बाबत क्या कहना था। वडी अब मालूम है नहीं? किंदा कल पहली फुर्सत में उस बाबत मैंने सबको फ़ोन लगाया नहीं। सबको? तकरीबन सबको। 2 साईं फ़ोन पर नहीं मिले थे, उनके लिए फिर कोशिश करूँगा। अभी की नहीं? बड़ी टाइम नहीं लगानी। पुलिस पड़ताल के लिए सबसे पहले उन्हीं 2 के पास पहुंची तो? बड़ी ऐसा नहीं होगा नहीं। जब वो मुझे नहीं मिल रहे अभी, तो पुलिस को किधर से मिल जाएंगे? वीर मेरे, टेम खराब होना चाहिए, फिर ओही कम सबसे पहले होता है जो नहीं हो सकता होता, या जो नहीं होना चाहिए। साईं, ब्रजवासी चिंतित भाव से बोला। हैरानी है कि इस बात का जिक्र पहले नहीं आया। पहले कब आता नहीं? उस वजीहत के बाद से ये पहली ही तो मुलाकात है हम लोगों की। पार्टी के हमारे बताए वक्त के दौरान वो ही 2 जने किसी और जगह बिजी हुए या किसी ऐसी जगह हुए जहां अपनी मौजूदगी की बाबत वो मुकर न सकते हुए, तो कैसे बीतेगी? किसी की टंगड़ी टूट गई होगी, भोगीलाल बोला। कोई बुखार में पड़ा हो, कोई परदेश गया हुआ हो। ते वडी लाल क्यों फिक्र में डालता है न मेरे को? वडी झूले लाल की महल की छतरी अभी है ना हमारे सिर पर, तभी तो सलामत है अभी हम सब। वडी, बड़ा साईं इतना जुल्म नहीं कर सकता नहीं हमारे ऊपर कि अब इस छोटी सी बात के लिए हमारी आंख में डंडा होने दे। झूले लाल के सदके सब ठीक होगा नहीं। यहाँ से उठते ही मैं खुद उन दोनों साईं लोगों की तलाश में निकलूंगा और उनको फिट करके आऊंगा। ठीक है, ब्रजवासी बोला। अब बोलो, आगे सिलसिला कैसे चलेगा? अभी तो माल ही हाथ से निकला पड़ा है, भोगीलाल बोला। माल काबू में आ जाएगा नहीं, झामनानी बोला। माल कहीं नहीं जाता। रेट ना डबल हो गया ना साढ़े वास्ते, पवित्र सिंह बोला। डबल? ओए, उस पुलिसिए नू माल छुड़ाने वास्ते जब करोड़ रुपया देवांगे तां रेट दे डबल होने च की कसर रह गई? जो माल सानू 1 करोड़ 20 लाख रुपए दी पेमेंट नाल मिलिया, ओ हुण 2 करोड़ 20 लाख दा ना हो गया। सरदार साईं, फिर भी कोई 3.25 करोड़ का फायदा है। बड़ी समझ लेंगे कि इस बार कम कमाया। वो तो समझ लेंगे, ब्रजवासी बोला, लेकिन उस इंस्पेक्टर नसीब सिंह को देने के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा भी तो करना होगा। वो तो है, 25-25 लाख का फौरन इंतजाम करो साईं लोगों। सब ने, पवित्र सिंह ने बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से सहमति में सिर हिलाए। अगे फिर पवित्र सिंह बोला। किद्दा चलेगा सिलसिला? बड़ी,
वैसे ही चलेगा नहीं जैसे कि इस बार चला। के मतलब होया जी? भोगीलाल बोला। साईं लोगों, हेरोइन की मुंबई से दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन का हमारा पिछला तरीका अभी भी कारगर है। पिछली बार जो गड़बड़ हुई वो इसलिए हुई कि हमारी बदकिस्मती से हुमने ने हेरोइन का कंटेनर बनाने के लिए ऐसी लड़की को चुना जो सोहल की सगे वाली निकल आई थी। वो लाखों में से बल्कि करोड़ों में से एक वाला इत्तेफाक था जो कि हमारे साथ हुआ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, आइंदा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो समझ लो साईं लोगों कि हमारे ऊपर बिजली गिरी थी जो कि एक से ज़्यादा बार एक जगह नहीं गिरती। कहने का मतलब ये है कि हमारी हीरोइन तब तक आगे भी ऐसे ही आएगी जब तक कि हमें डिलीवरी दिल्ली में मिलनी नहीं शुरू हो जाती। सिंधी भाई, ब्रजवासी बोला, हमें जिद करनी चाहिए कि डिलीवरी दिल्ली में मिले। करेंगे नहीं, ज़रूर करेंगे। पहले वो वक्त तो आए, पहले मौजूदा माल तो कब्जे में आए ताकि हम उसे बेचकर 4 पैसे कमाने वाले बने। ठीक, हम आज ही शाम तक उस नसीब बारे नसीब सिंह से अपना माल हासिल कर लेंगे और फिर सप्लाई में लगेंगे। तो साईं लोगों, कहना ना होगा कि नसीब सिंह इंस्पेक्टर को देने के लिए अपने अपने हिस्से की रकम का इंतज़ाम हमें शाम से पहले करना होगा। हो जाएगा, करना ही पड़ेगा जी, भोगीलाल बोला। पवित्र सिंह ने केवल सहमति में सिर हिलाया। चौखो, झामनानी संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, एक बार माल हाथ में आ जाए ने, फिर उस कमबख्त मारे इंस्पेक्टर की मैं ऐसी खबर लूंगा झूले लाल की मेहर से कि अगले जन्म तक याद रखेगा। पहले सोल दी खबर लेन दी सोच वीर मेरे, पवित्र सिंह बोला। वीर भ्रावो, ये समझने की गलती हरगिज न करना कि वो अभी गफलत में ही होगा कि हमारी बाबत उस तक खबर नहीं पहुंची होगी। खबर तो जरूर पहुंची होगी, ब्रजवासी बोला। इतने हिमायती हैं उसके दिल्ली में जो सुसरे धोबी कहलावे हैं, भोगीलाल बोला। साईं लोगों, झामनानी बोला, डरने घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ युक्ति लगाने की बात है। नहीं, अपनी धमकी पर खरा उतर कर दिखाने के लिए पीछे तो वो हमारी यकीनन पड़ेगा, लेकिन पीछे पड़ने के लिए उसे इधर आना पड़ेगा। उसकी बाबत हम खबरदार हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसका ही वार चले, हमारा वार भी चल सकता है, चलेगा। की मतलब होया इसका? मतलब साफ है सरदार साईं, आएगा तो देख लेंगे। ये वैसी ही शेकी है जिससे हम एक बार खता खा चुके हैं। आएगा तो देख लेंगे कहता है सिंधी भाई। ओयो, मजबूरी में आया ना देखा गया, मर्जी से आया कहाँ देखा जाएगा। सरदार जी, ब्रजवासी बोला, क्या कहना चाहते हो? ए हुई कि उससे भिड़ने का ख्याल भी करना मौजूदा हालात विच आ बैल मुझे मार जैसी बात होगी। बड़ी, मुकाबला तो करना ही होगा ना, झामनानी बोला। उसके खौफ से हम छुप के तो नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं। बड़ी, क्या बोला? नहीं, मैं लीडर से बाहर नहीं, लेकिन मेरी अक्ल ये कहती है कि वक्ती तौर पे सानू अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अंडरग्राउंड? ब्रजवासी सक पकाया सा बोला। उसको और उसके हिमायतियों को, भोगीलाल बोला, हमें ढूंढे नहीं मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। यही कर रही हो ना सरदार जी? हाँ, पवित्र सिंह बोला। वडी साईं, झामनानी बोला, यूं खतरा मुलतवी हो जाएगा, टल जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। नहीं, खत्म की कोई तरकीब करंदा खुला टाइम ता होएगा साडे कोल। दुम दबाने वाली बात होगी, ब्रजवासी धीरे से बोला। तू शेर है वीर मेरे, बड़े किले फतेह करके लौटा था मुंबई से, तू न दबाना। मैं ता कुछ अरसा ढूंढे नहीं मिलन वाला किसे नू। बड़ी, बिरादरी भाइयों को भी नहीं? नी, झामनानी बोला। उनको क्यों नहीं, उनको बराबर। बिरादरी भाइयों को मैं पाताल में भी उतर जाऊंगा तो मेरी खबर होगी। हम एक बात भूल रहे हैं, ब्रजवासी बोला। वडी, क्या? नहीं, बच्चा अभी भी हमारे कब्जे में है। सपने देख रहा है? नहीं, क्या मतलब? बच्चा ना हमारे कब्जे में है ना हो सकता है। वजह? वजह पूछता है? नहीं, अक्ल से काम लेगा तो वजह खुद समझ आ जाएगी। सोहल की आमद पर परसों रात जो बच्चे की बाबत बोला था उसे याद करेगा, वजह तो भी समझ आ जाएगी। क्या बोला था? बोला था, हैरान होकर बोला था कि सोहल नीलम नीलम ही भज रहा था, बच्चे का नाम नहीं ले रहा था। तब मैं बोला था
कि वो बच्चे को माँ में शामिल समझकर बात कर रहा था, लेकिन वो बात नहीं थी। अब असल बात साफ मेरी समझ में आ रही है। क्या असल बात? बच्चा उसके दिल्ली का रुख करने से भी पहले हमारी पकड़ से निकल चुका था, इसलिए नीलम की रिहाई की मांग करते वक्त वो बच्चे का नाम नहीं ले रहा था। ये नहीं हो सकता। बच्चा मुंबई में शिवांगी शाह के हवाले था। सोहल को शिवांगी शाह की खबर, वो भी इतनी जल्दी लगना नामुमकिन था, जैसे उसका कुएं से निकलना नामुमकिन था, जैसे हम सबकी आंख में डंडा करके अपनी बीवी लेके चल देना नामुमकिन था। मैं पता करूंगा। जितना मर्जी पता कर ले भैयन साईं, जवाब एक ही मिलेगा नहीं। क्या? माँ की तरह बच्चा भी निकल गया हाथ से। ब्रजवासी के चेहरे पर गहन असंतोष के भाव आए। सिंधी भाई, वो बोला, बच्चे की बाबत जो कह रहे हो, अंदाजन कह रहे हो। बड़ी ठीक बोला नहीं, लेकिन अंदाजे की भी कोई बुनियाद होती है नहीं। बड़ी बच्चे की बाबत सोहल का परसों रात का मिजाज ही इस अंदाजे की पुख्ता बुनियाद है, इसलिए अक्ल से काम ले और बच्चे को भूल जाने। ब्रजवासी चुप रहा। इब फिनिश करो जी ये तकरार, भोगीलाल बोला, और आगे की बोलो के फाइनल होया। मेरे ख्याल से तो सरदार जी ने लाख रुपए की राय दी है। बड़ी क्या नहीं? झामना ने बोला, ये कि हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। फिलहाल इस राय पर अमल करने में मन ने कोई हर्ज ना दिखे है। के फायदा कि वो सच में ही प्रेत की तरह हमारे सिर पर आन खड़ा होवे, जैसे कि वो बोल के गया था। ढूंढेगा तो? पवित्र सिंह बोला, सिर पर खड़ा होगा ना। वही तो। बड़ी भैयन, तू भी तो कुछ बोल नहीं। एहतियात की बात है, ब्रजवासी बोला, जो कि हमने वैसे भी बरतनी है। ये भी एक तरीका है एहतियात बरतने का। कुछ अरसा आजमा लेने में कोई हर्ज तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, फिर आज हम अपना माल कब्जे में कर लेते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ाम कर लेते हैं। फिर कल से हम अपनी अपनी कोशिशों में लगते हैं कि हम अपने दुश्मनों को ढूंढे ना मिलें। चोखो, भोगीलाल बोला, लेकिन आपसी कांटेक्ट हमारा बना रहना चाहिए नहीं। वो कैसे होवेगा? बड़ी मोबाइल के जरिए होगा नहीं, जो कि हम सबके पास है। ठीक है सरदार साईं, आहो। पवित्र सिंह बोला, अब राजी आहो। फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। होटल सी व्यू की मॉर्की में एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का इकलौता पैसेंजर एक कोई 40 साल का व्यक्ति था, जो कि ब्राउन 3 पीस सूट पहने था और सिर पर वैसा ही फेल्ट हैट लगाए था। उसकी टाई में हीरे का पिन था। 3 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी। एक कलाई पर हीरे जड़ा सोने का आइडेंटिटी ब्रेसलेट था और दूसरी पर राडो की कीमती घड़ी थी। डोरमैन ने आगे बढ़कर बड़ी मुस्तैदी से टैक्सी का दरवाजा खोला। एक निगाह में उसने साहब की सज धज भांपी और तन कर सैल्यूट मारा। हैट वाला टैक्सी से बाहर निकला। टैक्सी ड्राइवर भी बाहर निकला। उसने टैक्सी के पीछे पहुंचकर उसकी डिक्की खोली और उसमें रखे सूटकेस बाहर निकालने लगा। डोरमैन ने एक बेल बॉय को इशारा किया। बेल बॉय तत्काल ड्राइवर के करीब पहुंचा और उसने चमड़े के कीमती भारी सूटकेस संभाल लिए और फिर घूमकर होटल के भीतर की ओर बढ़ा। हैट वाले ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया। टैक्सी वहां से रुखसत हो गई। डोरमैन ने हैट वाले के लिए शीशे का दरवाजा खोला तो हैट वाले ने उसमें से गुजरते हुए डोरमैन की मुट्ठी में एक नोट सरका दिया। डोरमैन ने फिर सैल्यूट मारा और साहब के पीछे दरवाजा बंद किया। फिर उसने मुट्ठी में मौजूद नोट पर निगाह डाली तो उसके नेत्र फैले। वो 100 का नोट था। मोटा सेठ था साहब। डोरमैन मन ही मन बोला, वरना आते ही डोरमैन को टिप में 100 का पत्ता कौन थमाता था। अपने सामान के पीछे हैट वाला रिसेप्शन पर पहुंचा। उस वक्त 11:30 से ऊपर का, यानी कि चेकआउट टाइम के करीब का टाइम था, इसलिए रिसेप्शन पर काफ़ी भीड़ थी। बेल बॉय ने दोनों सूटकेस रिसेप्शन के करीब रख दिए। हैट वाले ने उसे भी एक नोट थमाया और एक रिसेप्शन क्लर्क की ओर आकर्षित हुआ। साहब को चेक इन करता छोड़कर बेल बॉय एक दूसरे बेल बॉय से बतियाने लगा। यस सर, रिसेप्शन क्लर्क मुस्कुराता हुआ बोला। मे आई हेल्प यू सर? यस प्लीज़, हैट वाला बोला। मेरे को डॉलर्स को रुपयों में तब्दील करवाना है। इधर पेमेंट फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है सर? मालूम है मुझे,
मैं कोई पहली बार किसी बड़े होटल में नहीं ठहरा। सॉरी सर, आपकी पेमेंट की नौबत आने में अभी टाइम लगेगा। मुझे वैसे ही लोकल करेंसी की ज़रूरत है। मनी चेंजर का काउंटर उधर है सर। उधर किधर? आपके पीछे सर, लॉबी बार की एंट्रेंस के करीब। हैट वाले ने घूमकर पीछे एक निगाह दौड़ाई और बोला, थैंक यू, यू आर वेलकम सर। हैट वाला घूमकर आगे बढ़ा। उसका बेल बॉय बतियाना छोड़कर क्षण को खामोश हो गया। उसके देखते देखते साहब मनी चेंजर के काउंटर पर पहुंचा तो वो फिर अपने जोड़ीदार की तरफ घूमकर बतियाने लगा। होटल के मेहमानों का यूं मनी चेंजर के पास जाना आम बात जो थी। हैट वाले ने $1000 के नोट मनी चेंजर को सौंपे और बदले में रुपए हासिल किया। उसने घूमकर एक सरसरी निगाह अपने पीछे डाली। फ्रंट पीछे रिसेप्शन पर घंटी बजी। एक बेल बॉय काउंटर पर पहुंचा। साहब को 523 में लेके जाओ। रिसेप्शनिस्ट एक वृद्ध अंग्रेज और उसके बीवी बच्चों की तरफ इशारा करता हुआ बोला। बेल बॉय ने जब देखा कि उठाने के लिए 7 नग थे तो उसने इशारे से 2 और बेल बॉयज को बुला लिया। यूं बुलाए गए बेल बॉयज में वो बेल बॉय भी था जो कि हैट वाले के सूटकेस भीतर लाया था। हैट वाला बड़े सहज भाव से बार में दाखिल हो गया। बार में उस वक्त कोई खास भीड़ नहीं थी। वो बार के एक नीम अंधेरे कोने की टेबल पर जा बैठा। तत्काल एक स्टीवर्ड उसके करीब पहुंचा। बियर, हैट वाला बोला। यस सर, स्टीवर्ड बोला। एंड फ्रेंच फ्राइज। यस सर। स्टीवर्ड वहां से हटा। उसने एक वेटर को साहब का ऑर्डर समझाया। वेटर ने तत्काल बियर सर्व की। फ्रेंच फ्राइज विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स सर, स्टीवर्ड बोला। नो प्रॉब्लम, हैट वाला बोला। मैं इधर ज़्यादा नहीं ठहरने वाला, इसलिए बिल भी अभी दो। यस सर। स्टीवर्ड ने बिल पेश किया। मैं इधर ही ठहरा हुआ हूँ, हैट वाला बोला। साइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स सर, स्टीवर्ड बोला। साइन के साथ अपना रूम नंबर भी दर्ज कर दीजिएगा। रूम नंबर? हैट वाला सकपकाया। वो तो मैंने पूछा ही नहीं सर। दरअसल मैंने अभी चेक इन किया है। सफ़र से थका हुआ आया, इसलिए रूम में जाने की जगह प्यास मिटाने पहले बार में पहुंच गया। नो प्रॉब्लम सर, आप मुझे अपना शुभ नाम बताइए, मैं आपका रूम नंबर पता करवा लेता हूँ। मेरा नाम? मैं ही जाता हूँ रिसेप्शन पर। मैंने उधर एक लोकल फ्रेंड के लिए मैसेज भी छोड़ना है कि मैं बार में हूँ। एज यू विश सर। बियर को बिना छुए हैट वाला उठा और लंबी डग भरता बाहर की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन की तरफ के आधे रास्ते तक स्टीवर्ड को वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। फिर एक पिलर की ओट आ जाने की वजह से वो उसे दिखाई देना बंद हो गया। हैट वाला पिलर के पीछे ठिठका। उसने एक सरसरी निगाह बार की तरफ डाली और फिर रिसेप्शन की तरफ बढ़ने के स्थान पर होटल के मेहमानों के एक ग्रुप के साथ साथ चलता बाहर को चल दिया। दरवाजे से बाहर कदम रखने के बाद वो ग्रुप एक मिनी बस में सवार होने लगा। हैट वाला उनकी ओट से परे सरका और उसने ड्राइव वे पर कदम डाला। डोरमैन ने 100 रुपये टिप देने वाले साहब को देखा तो वो तत्पर स्वर में बोला, टैक्सी बुलाऊं सर? नहीं, हैट वाला बोला। पास ही जाने का है? यस सर। हैट वाला ड्राइव वे पर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने पीछे से उसे पुकारा। वो ठिठका और घूमा। काला सूट पहने और काली टाई लगाए एक व्यक्ति उसके करीब पहुंचा। क्या है? हैट वाला उतावले स्वर में बोला। आप जा रहे हैं सर? काले सूट वाला बोला। तुम्हें क्या दिखाई देता है? यही कि आप जा रहे हैं। तो आपने चेक इन नहीं किया? मैं बार में गया था। वहां जाने के लिए भी क्या होटल में चेक इन करना पड़ता है? नो सर, लेकिन बार में अपनी बियर को तो आपने छुआ ही नहीं। अपनी फ्रेंच फ्राइज के ऑर्डर के तो सर्व होने का इंतज़ार न किया। मैं सिगरेट लेने जा रहा था। टोबैकोनिस्ट तो लॉबी में ही है सर। मुझे नहीं मालूम था। कौन सा सिगरेट पीते हैं आप? डनहिल। क्यों पूछते हो? आप बार में चल के अपनी बियर और फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कीजिए। आपका पसंदीदा सिगरेट आपको वहीं सर्व हो जाएगा। तुम हो कौन? और अपने सूटकेस भी काबू में कीजिए, कीमती हैं, चोरी चले जाएंगे। तब पहली बार हैट वाला विचलित दिखाई दिया। मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं। फिर वो तीखे स्वर में बोला, रास्ते से हटो। पलक झपकते काले सूट वाले के व्यवहार से तमाम विनयशीलता गायब हो गई।
नाउ लिसन यू सन ऑफ बिच, वो सांप की तरह फुंफकारा। वॉक बैक टू द लॉबी और आई विल शूट यू हेयर एंड नाउ। क्या? काले सूट वाले ने रिवॉल्वर की नाल यूं उसकी पसलियों में गड़ाई कि कोई उधर देखता तो लगता एक दोस्त दूसरे दोस्त की बाह में बाह डाल रहा था। हैट वाले के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मूव, काले सूट वाला उसके कान में बोला। मन मन के कदम उठाता हैट वाला वापस लॉबी की तरफ बढ़ा। थाने के परिसर में ही स्थित स्टाफ क्वार्टरों में इंस्पेक्टर नसीब सिंह, भूतपूर्व एसएचओ थाना पहाड़गंज का फ्लैट था। उस वक्त वो बैठक में बैठा अखबार पढ़ रहा था, जिसमें उसका कतई मन नहीं लग रहा था। सस्पेंशन उसके लिए बहुत अप्रत्याशित घटना थी। अपने उच्च अधिकारियों से सख्त पूछताछ की उम्मीद वो बराबर कर रहा था, लेकिन ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यूं आनन फानन एकाएक बिना किसी पूर्व चेतावनी के सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऊपर से डीसीपी मनोहर लाल की धमकी कि उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। पता नहीं वो धमकी उसे डराने के लिए थी या सच में ही उस पर अमल होने वाला था। सच में अमल होने वाला था तो तभी कॉल बेल बजी। कहाँ गलती हो गई? बड़बड़ाता हुआ वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। सब कुछ आम पुलिसिया ढर्रे से तो किया था, फिर भी पंगा क्यों पड़ गया? माल में हिस्सा बटाने का खुला इशारा देने की जगह बड़ा साहब खिलाफ क्यों हो गया? वो भी इतना खिलाफ कि खड़े पैर सस्पेंड कर दिया। उसने दरवाजा खोला। चौखट पर उसे मुकेश बजाज खड़ा दिखाई दिया। बजाज? वो सकपकाया। झामनानी का खास आदमी उसके घर पर? हेलो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। क्या है? नसीब सिंह फुनफुनाया। यहाँ क्यों चले आए? क्यों, पाबंदी है यहाँ आने पर? पाबंदी नहीं भैया, कर्फ्यू है, मार्शल लॉ है। तुम्हारी सस्पेंशन की वजह से? पता चल गया, मैं पहले थाने गया था। ओह, अब रास्ते से तो हटो, पहले आमद की वजह बोलो। झामनानी ने भेजा है, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहने की कोई वजह तो होगी, है ना? तभी तो बोला कि वजह में भीतर चल के सुनता है। लेकिन थानेदार साहब, मैं झामनानी का मुलाजिम हूँ, तुम्हारा हुक्म बरदार नहीं। जो काम करने आया हूँ उसे किए बिना मैं नहीं टलने वाला। आओ। नसीब सिंह ने उसे एक सोफे पर बिठाया और भीतर का बीच का दरवाजा मजबूती से बंद किया। जो कहना है धीरे कहना, वो बोला। बीवी न सुने, अभी मैंने उसे अपनी सस्पेंशन की बाबत नहीं बताया है। बजाज की भवें उठी। वो एक बात सुनेगी, 100 सवाल पूछेगी, जिससे फिलहाल मैं बचना चाहता हूँ। ओह, बजाज बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, थाने में भी नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे क्या पता था कि... क्या बोला थाने में? क्या बताया खुद को वहाँ? इंश्योरेंस एजेंट, तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो रही थी, खबर करने को आया। ये अच्छा किया तुमने इत्तेफाक से। नसीब सिंह ने उसके सूट और ब्रीफकेस पर निगाह डाली। लगते भी हो इंश्योरेंस एजेंट। फिल्मी अभिनेताओं जैसे व्यक्तित्व के स्वामी मुकेश बजाज की वो खास खूबी थी कि वो अपने आप को वकील बताता था तो वकील लगता था, डॉक्टर बताता था तो डॉक्टर लगता था, इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट या ब्यूरोक्रेट बताता था तो एन वही लगता था। उसके चेहरे पर सदा ऐसी बुद्धिमत्ता की छाप रहती थी कि देखने वाला उसे सहज ही कोई उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मान लेता था, जबकि असल में वो सिर्फ 12वीं पास था। अब बोलो, कैसे आए? नसीब सिंह बोला। तुम्हें मालूम होना चाहिए कैसे आया। बजाज बोला, तुम्हारा माल तैयार है, अपने माल पर कब्जा करो और हमारा माल हमारे हवाले करो। पूरी बात सुन चुकने से पहले ही नसीब सिंह इनकार में सिर हिलाने लगा। क्यों? बजाज की भवें उठी। क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? वही जो तुमने सुना। मौजूदा हालात में ये नहीं हो सकता। मैं इस वक्त ना रकम कबूल कर सकता हूँ, ना माल डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने ऐसी कोई कोशिश की तो रकम भी पकड़ी जाएगी, माल भी पकड़ा जाएगा, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि झामनानी भी पकड़ा जाएगा। सारी बिरादरी भाई नहीं तो झामनानी तो जरूर ही पकड़ा जाएगा। वजह? वजह? नसीब सिंह ने वजह बताई। ओह, बजाज चिंतित भाव से बोला, ये तो तुमने बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी हमारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए? नसीब सिंह कलप कर बोला। खुद नहीं फांसी लगा हुआ मैं। धीरे बोलो,
बीवी सुन लेगी। भूल गए? अभी खामोश रहने में ही सबकी गति है भाई मेरे। माल फौरन हमारे कब्जे में आना जरूरी है, इसलिए आनन फानन तुम्हारी रकम तैयार की गई है। मैं तो उसे साथ ही लेकर आने वाला था। खबरदार खबरदार, ऐसी कोई कोशिश हरगिज न करना। मैं ना वो रकम ले सकता हूँ, ना लेने आ सकता हूँ। ठीक है, समझ लो कि तुम्हारी रकम हमारे पास तुम्हारी अमानत के तौर पर महफूज है, लेकिन माल का तो कुछ करो। वो फौरन हमें वापस मिलना जरूरी है। मैं उसके करीब भी पटकने की जरूरत नहीं कर सकता। हम कर लेंगे जरूरत। बोलो, कहाँ छुपाया माल? मैं नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? बता नहीं सकता। क्यों भला? वो जगह कुतुब और झामनानी के फार्म के बीच का एक खंडर है। वहाँ तो दर्जनों खंडर हैं। तभी तो बोला, जगह की बाबत नहीं बता सकता। मेरे पास माल छुपाने के लिए बहुत कम वक्त था, इसलिए जो पहली मुनासिब उजाड़ जगह मुझे दिखाई दी थी, मैंने माल वहाँ छुपा दिया था। खुद मुझे उस जगह को तलाश करने में दिक्कत हो सकती है। ये तो बहुत नाजायज हरकत की तुमने। जब मैंने की थी तब ये ही हरकत जायज़ और मुनासिब थी। तब मुझे क्या मालूम था कि मेरे पर पहरे लग जाएंगे। झामनानी को ये बात पसंद नहीं आने वाली। वो बहुत खफा होगा। अब मैं क्या करूं? तुम ना करो तो और कौन करे? तुम तो पहले ही उससे पंगा लेकर अपनी हालत आ बैल मुझे मार जैसी कर चुके हो। अब तो समझ लो कि बैल आए ही आए और मारे ही मारे। क्या मतलब? मतलब समझाने क्या कोई बाहर से आएगा? मतलब साफ है, तुम्हारी खैर नहीं नसीब से। मुझे कुछ हुआ तो भाई लोगों को 7 जन्म माल की सूरत देखना नसीब नहीं होगा। भाई लोग मेरे खिलाफ गए तो बोल देना उन्हें कि उनकी धमकी का मुकाबला करने का एक रास्ता अभी भी मेरे सामने खुला है। क्या? मैं तमाम हकीकत अपने आला अफसरों के सामने बयान कर दूंगा। फिर भाई लोगों का भगवान ही मालिक होगा और तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं होगा। बड़ी हद मेरी नौकरी छूट जाएगी, बस। और क्या? दिल्ली के इतने बड़े दादाओं के खिलाफ अप्रूवर बनने की मेरी हामी मेरी बहुत खताएं माफ करवा देगी। अपने डीसीपी की ऐसी ऑफर भी है मेरे को। कैसी ऑफर? यही कि मैं अपनी जुबानी तमाम हकीकत कह सुनाने को तैयार हो जाऊं। मेरे पर बेजा दबाव डाला गया तो मैं तैयार हो भी जाऊंगा, फिर भले ही मेरे साथ कुछ भी बीते। बजाज के मुंह से बोल न फूटा। वो हक बकाया सा उसका मुंह देखता रहा। मुझे झामनानी से बात करनी होगी, आखिरकार वो चिंतित भाव से बोला। नसीब सिंह खामोश रहा। बल्कि तुम्हें झामनानी से बात करनी होगी, सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैं झामनानी के पास भी नहीं फटक सकता। जो हालात मैंने बयान किए हैं उनके रूम में भाई लोगों को भी बोल देना कि कोई मेरे पास फटकने की कोशिश न करे। तुम भी। ऐसे कैसे बीतेगी? फिलहाल तो ऐसे ही बीतेगी। किसी ने मुझे फोन तक भी किया तो सबकी शामत आ जाएगी। कमाल है। अरे, हमारा माल दबाए बैठे हो, तुम्हारे से कांटेक्ट नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, तो कैसे बीतेगी? भाई मेरे, पहले कांटेक्ट का, डायलॉग का नतीजा सोचो और फिर सवाल करो। तौबा, कितनी बड़ी जहमत खड़ी कर दी खामखा। जहमत सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। तुम्हारी करतूत, तुम्हारा लालच, तुम्हारी नासमझी, नालाई की वजह है तुम्हारी जहमत की। हमें किस बात की सजा है? मैं तुम्हारे जैसी फैंसी बातें नहीं कर सकता। कर ही रहे हो। माल भींच के बैठ गए, ऊपर से कहते हो इरादतन नहीं, मजबूरन। मैं जाता हूँ। बजाज एकाएक उठ खड़ा हुआ। और जाकर झामनानी से बात करता हूँ, लेकिन मैं लौट के आऊँगा। खबरदार, मैं ज़रूर आऊँगा। अरे, नसीब सिंह कलप कर बोला, क्या करने आओगे? धीरे धीरे, बीवी सुन लेगी। भूल गए? सब कुछ बोल तो दिया, अब और? दरोगा जी, मुझे झामनानी से तुम्हारी मुलाकात लाजमी दिखाई दे रही है। उसका 6 करोड़ का माल दबाए बैठे हो। वो रूबरू तुमसे बात किए बिना नहीं मानेगा। वो भी तो मेरी रकम दबाए बैठा है। तुम्हारी रकम अभी तुम्हारे मुंह पर मारी जा सकती है। नहीं नहीं। बजाज ने जेब से बॉल पेन निकालकर सेंटर टेबल पर पड़े अखबार पर एक नंबर लिखा और बोला, ये झामनानी के मोबाइल का नंबर है, पहली फुर्सत में फ़ोन लगाना। हरगिज़ नहीं, मेरी मजाल नहीं हो सकती यहाँ से झामनानी को फ़ोन लगाने की। मुझे क्लियर वार्निंग है कि मेरा फ़ोन टैप करके रखा जाएगा। मोबाइल से करना मेरे पास नहीं है।
कोई टेम्पररी इंतज़ाम कर लो। वो टेप नहीं होता? होता है, लेकिन सरकारी फ़ोन जैसी आसानी से नहीं होता। ऊपर से जब तुम्हारे महकमे वालों को पता नहीं लगेगा कि तुम्हारे पास मोबाइल है किसका है, तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन शाम तक झामनानी से फ़ोन पर बात कर लेना। उसके मोबाइल पर तुम्हारा फ़ोन ना आया तो मैं ज़रूर ही यहाँ आ धमकूँगा। हो सकता है झामनानी भी मेरे साथ आने की जिद करे। हरगिज़ नहीं, मैं बेमौत मारा जाऊँगा। तो फ़ोन की बाबत मेरी राय पर अमल करना। नमस्ते। काले सूट वाले का नाम पवन डांगले था। वो होटल के सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़े का खास आदमी था और लॉबी में तैनात बेवर्दी और बावर्दी दोनों किस्म के सिक्योरिटी स्टाफ का इंचार्ज था। उस घड़ी होटल की बेसमेंट में उसके साथ विमल, इरफान, शोहब और तिलक मारवाड़े मौजूद थे। वो सबको उस हैट वाले की दास्तान सुना चुका था, जो कि उस घड़ी उनके सामने एक लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों सूटकेस रिसेप्शन पर से उठवाए जा चुके थे और उस घड़ी वो उसके सामने उसके पैरों के करीब पड़े थे। किसी को इस बारे में कोई शंका नहीं थी कि सूटकेसों में क्या था, खास तौर से विमल को। ऐन वही हरकत बखिया के निजाम के दौरान ऐन वैसे ही तुकाराम कर चुका था। कोई फर्क था तो सिर्फ ये कि तुकाराम की बखिया के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब रही थी, जबकि वो शख्स वैसा खुशकिस्मत नहीं निकला था। विमल उस वक्त बतौर राजा साहब के सेक्रेटरी कॉल वहां मौजूद था, इसलिए नासिकाओं में फंसाई प्लास्टिक की गोलियों की वजह से उसकी नाक पकौड़े जैसी फूली लग रही थी और उसी वजह से वो बोलता था तो उसकी आवाज़ भी यूं निकलती थी जैसे घिसे हुए ऑडियो टेप में से निकल रही हो। आंखों में उसने प्लेन नीले कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे और ऊपर से प्लेन ग्लासेस वाला तार के फ्रेम वाला बड़ा नाजुक सा चश्मा लगाया हुआ था। दांतों की ऊपरली कतार में उसने सामने के दांतों पर 2 दांत नकली चढ़ाए हुए थे। सूटकेस लॉबी में छोड़ के खिसक रहा था। मारवाड़ी धीरे से बोला, शर्तिया, बड़े विस्फोट का इरादा था दुश्मनों का। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। इसका काम तो मुकम्मल हो ही गया था। इरफान बोला, विस्फोट अभी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। अनुभवी मारवाड़े पूरे विश्वास के साथ बोला, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है। कैसे मालूम? इसकी शक्ल देखो, लगता है कि ये सूटकेसों से फिलहाल कोई खतरा महसूस कर रहा है। इरफान ने घूर कर हैट वाले को देखा, हाथ मारकर उसके सिर पर से हैट उड़ाया और फिर देखा। बरोबर बोला बाप, वो बोला। फिर भी रिस्क लेने का क्या फ़ायदा? विमल बोला, सूटकेसों की बाबत जो करना है जल्दी करो। मारवाड़ी ने सहमति में सिर हिलाया। वो आगे बढ़कर बंदी के ऐन सामने जा खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाकर उसने उसके बाल दबोचे, बड़ी बेरहमी से बाल खींचकर उसका सिर ऊंचा किया और फिर क्रूर भाव से बोला, नाम बोल। बिलाल। बंदी घुटी आवाज में बोला, सूटकेसों में क्या है? वही। वही क्या? RDX। कितना? बहुत। कितना? 14 किलो। फटने में कितना टाइम है? उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और फिर बोला, अभी 25 मिनट है। सूटकेस खोल। मैं नहीं खोल सकता। क्यों? मुझे ऐसीच मिले, बंद, लॉक करने वाला कोई दूसरा। पक्की बात? हाँ, ठीक है। मारवाड़े डांगले की तरफ घूमा। 2 आदमी और पकड़ और गोदाम के रास्ते इसे समुद्र किनारे ले जा। वहाँ किसी सुनसान जगह पर ये दोनों सूटकेस इसके आजू बाजू बांध के इसे वहीं छोड़ आना, ताकि सब काम ऑटोमेटिक हो जाए। बंदी के चेहरे पर आतंक के भाव आए। सहमति में सिर हिलाता डांगले बाहर की तरफ बढ़ा। थांबा। बंदी एकाएक बोला। डांगले ठिठक गया। बंदी ने अपनी टाई उतारी, जैकेट और कमीज के बटन खोले और छाती पर जंजीर के साथ लटकती एक चाबी बरामद की। फिर उसने दोनों सूटकेस खोले। दोनों सूटकेसों में टाइम क्लॉक थी। सबकी निगाह सबसे पहले उन्हीं पर पड़ी। विस्फोट में वाकई अभी 25, अब 22 मिनट बाकी थे। इतना लंबा टाइम क्यों? विमल धीरे से बोला। वजह साफ है, मारवाड़े बोला। इत्तेफाक से ये जल्दी फारिग हो गया, लेकिन असल में इसे अपने काम को अंजाम देने में वक्त लग सकता था। आई सी। डिटोनेटर अलग कर। मारवाड़ी ने बंदी को हुक्म दिया। घड़ियां अलग कर। बंदी ने आदेश का पालन किया।
फिर सूटकेस परे हटा दिए गए और बंदी को वापस कुर्सी पर धकेल दिया गया। भाई का आदमी है? इरफान ने कड़क कर पूछा। बंदी ने इनकार में सिर हिलाया। इरफान ने खुले हाथ का एक करारा झापड़ उसके चेहरे पर रसीद किया और फिर बोला, भाई का आदमी है? नहीं, बंदी बड़ी कठिनाई से बोल पाया। किसके लिए काम करता है? विमल ने पूछा। किसी के लिए नहीं, बंदी बोला। यानी कि जो करने आया था अपनी खातिर करने आया था? नहीं। ओह, किसी एक के लिए काम नहीं करता, भाड़े पर उठता है, फ्रीलांसर है? हाँ। विमल ने इरफान की तरफ देखा। इरफान का सिर सहमति में हिला। वो फिर बंदी से संबोधित हुआ। ये काम किसने सुपुर्द किया? नाम बोल उसका। इनायत दफेदार। वो कौन है? बड़ा बाप है। वो भाई का आदमी है? नहीं मालूम, पर बोला कि काम भाई का था इसलिए करने का था, इनकार नक्को। कितना पैसा मिला? 2 लाख। RDX किधर से आया? दफेदार ने दिया। इधर ब्लास्ट करने आया? मारवाड़ी गुस्से से बोला, जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता। कोई वांदा नहीं तेरे को? क्या बोलेगा बाप? दफेदार बहुत कड़क। नक्की बोलता तो जान से जाता। जैसे अब बच जाएगा? अभी तो रोकड़ा दिया, फोकट में करने को भी बोलता तो करना पड़ता। दफेदार कहाँ पाया जाता है? इरफान बोला, मालूम नहीं। ये कैसे मालूम है कि बड़ा बाप है? गैस किया। कैसे गैस किया? शक्ल से लगता था, मिजाज से लगता था। बाप, इतने RDX का इंतजाम कोई बड़ा बाप ही कर सकता है ना? काफी शाना है। कहाँ मिला वो तेरे को? भाई खला, दगड़ी चौल के एक रेस्टोरेंट में। जब तो उसे नहीं जानता था तो वो तुझे कैसे जानता था? बीच में एक और आदमी था, उसने जनवाया। नाम बोल उसका। जैकब परदेसी। वो किधर पाया जाता है? मालूम नहीं, मेरे को जब मिला दमड़ी चौल में ही कहीं मिला। तू तो बड़ी वारदात करने आया, मारवाड़े बोला। RDX के साथ सिर्फ पकड़े जाने पर भी जानता है कितनी सजा होती है? बंदी ने इनकार में सिर हिलाया। 10 साल, छोटी मोटी बरामदी पर 14 किलो बड़ी बरामदी मानी जाएगी। टाटा लगेगा, अक्खी लाइफ के लिए अंदर जाएगा। फांसी भी लग जाए तो बड़ी बात नहीं। क्या? बंदी का शरीर जोर से कांपा। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा तेरी बाबत। पुलिस इधर आएगी, तेरे इन सूटकेसों के साथ तुझे गिरफ्तार करेगी और फिर आगे जो करना होगा पुलिस खुद करेगी। हाँ, इरफान बोला, हम तेरी खबर लेने की जहमत से बच जाएंगे। बख्श तो बाप, बंदी घिघियाता सा बोला। बिरादरी भाई समझ कर बख्श दो। अच्छा, इधर किसका बिरादरी भाई है तू? तुम्हारा बाप? इरफान ने उसे घूर कर देखा। मेरे को जानता है? फिर वो बोला, हाँ बाप, तब से जानता हूँ जब तुम तुकाराम के अंडर में नवा था। अभी कमाल है, मैं तो तुझे नहीं जानता। बख्श तो बाप, मेरी इधर किसी से कोई जाति अदावत नहीं। जो काम इधर मैं किया वो मैं न करता तो कोई दूसरा करता। और क्या? और वो शायद मेरी तरह नाकाम भी ना होता। इरफान ने विमल की तरफ देखा। इधर मेरी तरफ देख, विमल बोला। बंदी ने देखा। इधर काम सब फिट हो गया। इसकी रिपोर्ट किसको करता, कैसे करता? रिपोर्ट की किधर जरूरत बाप? 14 किलो RDX का लॉबी में फटना अपने आप में रिपोर्ट होता। अक्खा होटल हिल जाता। इतना बड़ा वारदात किधर छुपता? चुटकियों में अक्खा शहर जान जाता। फीस मिल गई? फीस? पैसा, रोकड़ा 2 लाख रुपया। आधा मिला, आधा बाद में मिलने को था। किधर से? दगड़ी चौल से। कौन देता? मालूम नहीं। पहले किसने दिया? बीच वाले पीड़ू ने, जिसका नाम तो जैकब परदेसी बोला। हाँ, वो दिया मेरे को। बोला उसको दफेदार ने दिया। मेरे को देने का वास्ते। एक तरीके से तेरी जान बख्शी हो सकती है। बोलो बाप। दगड़ी चौल पहुंच, उधर जाके अपने बिचौलिए परदेसी को बोल कि तू अपना काम फिट करके आया, फिर अपनी बाकी की रकम मांग। वो आगे से लाके देगा। लाके देने को वो जिधर जाएगा तो उधर उसके साथ जाने की जिद करेगा। वो मुझे ले जाने को नक्की बोला तो कोई वांदा नहीं, तो हम परदेसी को थाम लेंगे और फिर वो बोलेगा कि दफेदार क्या भला है और कहाँ पाया जाता है। वो खामोश रहा। ज़्यादा सोच विचार का वक्त नहीं है, जल्दी जवाब दे। बाप, ये तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसा बात है।
बराबर है, लेकिन एक फर्क है। कुआं तेरे सामने है और उसमें तेरा गिरना लाजमी है। खाई अभी दूर है, इसलिए शायद उसमें गिरने से बच जाए। वो फिर खामोश हो गया। बाप एन चौकस बोला, मेरे जबरदस्ती के बिरादरी भाई। इरफान कर्कश स्वर में बोला, जो फैसला करना है 1 सेकंड में कर। आप जैसा बोलेंगा, वो मरी स्वर में बोला, मैं करेंगा। शाबाश। होटल से कोई 1 किलोमीटर दूर एक बनती हुई मल्टी स्टोरी इमारत थी, जिसके तब तक बने टॉप फ्लोर के एक पिलर के पीछे एक व्यक्ति मौजूद था। उसका नाम जमीर मिर्ची था। पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन साथ ही जैकब परदेसी का खास आदमी था। जैकब परदेसी भाई खला का रसूख वाला दादा था, इसलिए उसका खास आदमी कहलवाने में जमीर मिर्ची फक्र महसूस करता था और उसके कहे किसी काम को करने से कभी इनकार नहीं करता था। उस घड़ी अपने उस्ताद का जो काम वो कर रहा था वो ये था कि वो एक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से होटल सी व्यू को वॉच कर रहा था। दूरबीन इतनी शक्तिशाली थी कि होटल की लॉबी उसे अपने यूं करीब जान पड़ती थी, जैसे कि वो हाथ बढ़ाकर वहां मौजूद किसी को भी छू सकता हो। उस घड़ी उसे 12 बजने का इंतजार था। आखिरकार 12 बजे। उसे दिखने लायक कुछ दिखाई न दिया। होटल का कारोबार अपनी स्थापित रूटीन के मुताबिक चल रहा था। कहीं कुछ असाधारण घटित नहीं हो रहा था। उसने 5 मिनट और इंतजार किया। कुछ नहीं। 5 मिनट और उसने बड़ी कठिनाई से गुजारे। फिर भी सब शांत था। उसने अपनी जेब से परदेसी का दिया मोबाइल फोन निकाला और उसे कॉल लगाई। मिची बोलता हूँ, वो फोन में बोला। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोला तो बिलाल चला गया उधर से। चला ही गया होगा, मैं तो उसे लॉबी में उतारकर इधर आ गया था। देखा नहीं जाता? नहीं, मेरी निगाह तो होटल पर थी, इसलिए हो सकता है उसकी तरफ ध्यान न गया हो। वैसे भी बहुत रश का टाइम उधर। तू 5 मिनट और ठहर उधर। कुछ हो तो फिर फोन करना, नहीं तो नक्की करना उधर से। ठीक, पर अब क्या है? कुछ हुआ क्यों नहीं? किधर बांधा पड़ा? मैं खुद हैरान हूँ, फिक्रमंद भी। तू लाइन कट कर और जो बोला वो कर। मिच्ची ने मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। 5 मिनट और बीते। उसने दूरबीन में से आखिरी बार होटल की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां उतरने लगा। बेशुमार बनती सीढ़ियां उतरकर वो अपनी टैक्सी के पास पहुंचा। उसमें सवार हुआ और वहां से रुखसत हो गया। उसे भाई खला लौटने का कोई हुक्म नहीं हुआ था। फिर भी वो उधर ही जा रहा था, क्योंकि वो भी ये जानने का इच्छुक था कि उस्ताद का काम क्यों नहीं बना था। उसकी टैक्सी बांद्रा से गुजर रही थी, जबकि माहिम काजवे से पहले के एक क्रॉसिंग पर ऐन उसके मुंह पर सिग्नल लाइट लाल हो गई और उसे टैक्सी रोकनी पड़ी। स्टीयरिंग थपथपाता वो हरी बत्ती होने की प्रतीक्षा करता रहा। तभी उसके पहलू में एक और टैक्सी आकर रुकी। वो टैक्सी थी, इसलिए स्वयं भी उसकी निगाह ड्राइवर की ओर उठ गई। फौरन उसने ड्राइवर को पहचाना, जो कि विक्टर था। सामने देखा टैक्सी फुल थी। आगे विक्टर के साथ एक भीड़ू बैठा था और पिछली सीट पर 3 जने मौजूद थे। 3 जने, जिनमें से बीच के पैसेंजर पर उसकी निगाह पड़ी तो उसके नेत्र फैले। वो बिलाल था और यूं लगता था जैसे अंगारों पर बैठा हो। उसके आजू बाजू बैठे दोनों भीड़ू एकदम संजीदा थे और उनके हाव भाव से कतई नहीं लगता था कि बिलाल से उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। क्या माजरा था? विक्टर की तब तक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई थी। वो सीधा सामने देखता बत्ती हरी होने का इंतजार कर रहा था। मिच्ची ने हाथ बढ़ाकर जल्दी से परली तरफ का शीशा गिराया और फिर बोला, अरे विक्टर। विक्टर ने सक पकाकर आवाज की दिशा में देखा। अपने साथी टैक्सी ड्राइवर को देखकर वो जबरन मुस्कुराया और उसने अनमने भाव से सहमति में सिर हिलाया। अरे, मैं जमीर मिच्ची, पहचाना नहीं क्या? पहचाना भाई, विक्टर बोला। कैसा है मिच्ची? बढ़िया, तू बोल। इधर भी वैसी है। किधर जाता है? भाई खला, कभी दिखाई नहीं देता क्या? तभी बत्ती हरी हो गई। विक्टर की टैक्सी तत्काल सामने दौड़ी। मिच्ची के पीछे हॉर्न बजने लगे। मिच्ची सीधा हुआ। उसने चौराहा पार किया और फिर टैक्सी को फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दिया। मोबाइल पर उसने फिर जैकब परदेसी को फ़ोन लगाया।
मैं मिची, वो जल्दी से बोला। मेरी समझ में आ गया है कि पीछे सी व्यू में तेरा प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या समझ में आ गया है? बिलाल पकड़ा गया है। क्या? कैसे जाना? मिच्ची ने बताया। अरे क्या पता वो उसके यार दोस्त हों, मिलने जुलने वाले हों। भाया, वो भाई खाला क्यों जा रहा होगा? बाकी का रोकड़ा लेने के लिए? ऐसे टॉप सीक्रेट काम के लिए वो 3 जोड़ीदार साथ लेके चलेगा? दूसरी तरफ से जवाब ना मिला। ऊपर से पीछे काम ना हुआ और ऊपर से वो उसके यार दोस्त जोड़ीदार किधर मालूम पड़ते थे। ओह ओह, तू किधर है? इधर भाई खला में। फिर क्या वांदा है? फिर तो टेम है तेरे पास। वो तो अभी उधर पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे। ठीक, कट कर फोन। परदेसी ने बड़े चिंतित भाव से दफेदार के मोबाइल पर कॉल लगाई। काम बिगड़ गया, वो जवाब मिलते ही बोला। बिलाल पकड़ा गया। उसकी वजह से आगे भाई खला में कोई लफड़ा होने का अंदेशा है। कैसे जाना? बाद में बोलेगा। अभी बोलो क्या हुक्म है? वो पता नहीं क्या बका और अभी आगे क्या बकेगा। हुक्म बोलो बाप। मुंह बंद कर उसका। मैं या काला चोर? एक बेटी तेरे पास है जो तो उसे काम मुकम्मल होने पर देने का था। 2 और मिलेंगी, साथ में भाई की शाबाशी। काम कर या करा, जो करना है जल्दी कर। रोकड़ा कम लगे तो बोल। बोलेगा, बाद में बोलेगा। अभी कट करता है। दगड़ी चाल का जो रेस्टोरेंट बिलाल का निशाना था, वो एक बीते जमाने का टिपिकल ईरानी रेस्टोरेंट था और खूब बड़ा था। उस घड़ी वहाँ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी शोर शराबा था और लगता था कि अधिकतर ग्राहक वहाँ के रेगुलर थे और एक दूसरे को जानते थे। बिलाल एक कोने की टेबल पर अकेला बैठा हुआ था और धीरे धीरे चाय चुसक रहा था। उसके बाजू की एक टेबल पर उसकी तरफ पीठ किए इरफान बैठा हुआ था और वो दीवार पर लगे शीशे में से बिलाल पर निगाह रखे था। प्रवेश द्वार के करीब एक टेबल पर बुझेकर और पिचड़ मौजूद थे। बाहर सड़क पर विक्टर की टैक्सी प्रवेश द्वार के करीब ही खड़ी थी और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा कैसे भी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार था। 5-7 मिनट यूं ही गुजरे। वेटर बिलाल के पास पहुंचा और उसने और चाय मंगाई। एक बार शीशे में से उसकी इरफान से निगाह मिली। इरफान की भवें उठी। उसने हौले से अनभिज्ञता जताने के अंदाज से कंधे उचकाए और परे देखने लगा। तभी काउंटर पर बैठा मालिक उच्च स्वर में बोला, अरे छोकरा, बिलाल को देख, इधर कहीं होएगा, उसका फोन है। वो आवाज बिलाल ने भी सुनी। उसने गर्दन निकालकर मालिक की तरफ देखा और फिर उच्च स्वर में बोला, मैं इधर है मूसा भाई, फोन है तेरा। मालिक उसे रिसीवर दिखाता हुआ बोला, इधर आके सुन। बिलाल की शीशे में से इरफान से निगाह मिली। इरफान का सिर हौले से सहमति में हिला। आता है, बिलाल उठता हुआ बोला। मेजों के बीच से गुजरता वो काउंटर पर पहुंचा। उसने मेज पर टेलीफोन से अलग पड़ा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बिलाल बोलता है। वो सशंक भाव से बोला, कौन है? मैं परदेसी। जवाब मिला। कहाँ है बाप? मैं इधर इंतजार करता है। मेरे को मालूम, तभी तो फोन लगाया। पर सुनने का है, बीच में नहीं बोलने का है। खास बात है और उसमें तेरे हर पण का जवाब है, समझा? हाँ, क्या खास बात है? किसी ने मेरी मुखबरी कर दी है, जिसकी वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। खामखा पड़ी है, लेकिन पड़ी है। मेरे लिए दगड़ी चौल का इलाका खास तौर से पुलिस की निगाह में है। मैं उधर पहुंचा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो इधर नहीं आ रहा बाप? कैसे आएगा? कौन खाली पीली गिरफ्तार होना मांगता है? तो मेरा रोकड़ा मिल जाएगा, इसलिए तो फोन लगाया। काम हो गया? हाँ। बरोबर? हल्ले से? हाँ। 12:15 के करीब मैं जुहू पर से गुजरा था। तब तो उधर कुछ शोर शराबा नहीं था। घड़ियों में कोई नुक्स था। वो सामान देर से फूटा। मैं भी नाउम्मीद हो चला था, तब फूटा। पर फूटा? हाँ। फिर तो मैंने अच्छा किया कि तेरे बाकी के रोकड़े का इंतजाम करवा के रखा। करवा के बोला? हाँ, मैं तो उधर ईरानी के रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता ना। आया तो पुलिस। हाँ, रोकड़ा इधर है? हाँ। किसके पास? किसी के पास नहीं। क्या मतलब? बताता है। तू रेस्टोरेंट के टॉयलेट में पहुंच। वहाँ 5 संडास है, मालूम? मालूम। बीच के संडास में जा।
जाके उसकी पानी की टंकी का ढक्कन उठा। भीतर काले रंग का एक वाटरप्रूफ पैकेट होएगा। उसी में तेरा रोकड़ा है, पूरा एक पेटी। कमाल है। जाके काबू में कर। पैकेट पहले ही कोई और ले गया हुआ तो कैसे ले जाएगा? संडास की टंकी में कौन झांकता है? ओह, अब टेम खोटी ना कर और जाके रोकड़ा काबू में कर। मैं 10 मिनट में फिर फोन करता है। लाइन कट गई। बिलाल ने हौले से रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया और वापस घूमा। उसकी इरफान से निगाह मिली। बिलाल ने निगाहों में उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक था और फिर अपनी कन की उंगली उठाई। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया। टॉयलेट रेस्टोरेंट के पिछवाड़े में था और इरफान पहले ही तस्दीक कर चुका था। रेस्टोरेंट में उसके प्रवेश द्वार के अलावा आवाजाही का कोई रास्ता नहीं था। बिलाल टॉयलेट में पहुंचा। संयोगवश उस वक्त वहां केवल एक आदमी था जो एक यूरिनल स्टॉल पर खड़ा था। उसके देखते देखते वो वहां से हटा और बिना बिलाल पर निगाह डाले वहां से रुखसत हो गया। बढ़िया, बिलाल मन ही मन बोला। वो बीच वाली लेबोरेटरी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने उसके दरवाजे को धक्का दिया तो वो निशब्द खुल गया। उसने भीतर झांका। खुले दरवाजे की वजह से, जैसा कि अपेक्षित था, भीतर कोई नहीं था। उसने भीतर कदम रखा। उसने पीछे दरवाजा बंद करने का उपक्रम किया तो पाया कि उसकी चिटकनी टूटी हुई थी। क्या वांदा था, उसने मन ही मन सोचा। 1 मिनट की तो बात थी और फिर अभी तो वहां कोई था भी नहीं। वो वापस घूमा और अपने सामने निगाह डाली। पुराने जमाने की इमारत के पुराने जमाने के रेस्टोरेंट की वो लेबोरेटरी भी पुराने जमाने की ही थी। उसमें पुराने स्टाइल की लोहे की टंकी थी जो कि सिर से ऊंची लगी हुई थी और जो उसके सहारे नीचे लटकी हुई लोहे की एक लंबी जंजीर को खींचने से चलती थी। नीचे पॉट की खुली सीट की जगह कमोड था जिससे कि वो संबद्ध थी। जाहिर था कि जब कभी नीचे की सीट की जगह कमोड लगाया गया था तब टंकी को भी कमोड के साथ ही जुड़ जाने वाली आधुनिक टंकी से बदलना जरूरी नहीं समझा गया था। वो कमोड पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से पंजों पर उचककर वो टंकी के लोहे के भारी ढक्कन को एक सिरे से ऊंचा उठाकर भीतर झांक पाया। भीतर पॉलीथीन में लिपटा और रस्सी से बंधा एक पैकेट उसे दिखाई दिया। कांपते हाथों से उसने वो पैकेट पानी में से निकालकर अपने काबू में किया और ढक्कन को नीचे गिराया। वो कमोड पर से नीचे उतरा। बंडल पतला सा था। इसका मतलब था कि भीतर 5-5 के नोट थे। क्या वो उसे वहीं खोलकर देखे? नहीं, कोई जल्दी नहीं थी। वो बाद में अपने साथ आए लोगों से पीछा छूट जाने के बाद बंडल खोल सकता था। उनसे पीछा न छूटता तो वो रकम वैसे ही उसके लिए बेमानी थी। उसने बंडल को पोंछकर अपने कोट की भीतरी जेब के हवाले किया। फिर वो वापस घूमा तो सन्न रह गया। दरवाजे की तरफ बढ़ता उसका हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। दरवाजे पर उसके साथ लगा जैकब परदेसी मौजूद था। क्या? वो हौले से बोला। क्या? बिलाल के मुंह से निकला। क्या? कमीने, निकम्मे, गद्दार, तू बोल क्या? बाप, मैं मजबूर। अभी नक्की होती है तेरी मजबूरी। परदेसी के हाथ बिजली की तरह सामने को लपके। बिलाल ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला लेकिन परदेसी ने टंकी की जंजीर पहले ही उसके गले की गिर्द लपेट दी और उसे पूरी शक्ति से खींचना शुरू किया। बिलाल की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसके दोनों हाथ जंजीर से लिपटे और वह जोर से तड़पा। जो थोड़ी बहुत आवाज उसके मुंह से निकली वो जंजीर खींचने से चले पानी की आवाज में गुम होकर रह गई। शैतानी ताकत से परदेसी जंजीर खींचता रहा। कहाँ मर गया? भुनभुनाता हुआ इरफान मन ही मन बोला। उसकी निगाह बार बार पिछवाड़े के उस बंद दरवाजे की ओर उठ जाती थी जिसके पीछे बिलाल गायब हुआ था। एकाएक वो उठ खड़ा हुआ। उसने बुझेकर को इशारा किया और उस दरवाजे की ओर बढ़ा। बुझेकर लपक कर उसके करीब पहुंचा और उसके साथ चलने लगा। इरफान ने पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर भीतर झांका। आगे एक गलियारा था जो कि सुनसान पड़ा था। गलियारे के सिरे पर ऊपर को जाती सीढ़ियां थी जिससे पहले एक दरवाजा था जिसके ऊपर लगे ग्लोब पर टॉयलेट जेंट्स लिखा था। वैसा ही एक दरवाजा बाईं तरफ था जिसके ऊपर लगे रोशन ग्लोब पर
टॉयलेट लेडीज लिखा था। वे आगे बढ़े और जेंट्स टॉयलेट का दरवाजा ठेलकर भीतर दाखिल हुए। भीतर कोई नहीं था। इरफान ने लेबोरेटरी के बंद दरवाजों की तरफ इशारा किया। सहमति में सिर हिलाता बुझेकर आगे बढ़ा। उसने पहले दरवाजे को धक्का दिया तो पाया कि वो भीतर से बंद था। दूसरे में कोई नहीं था। तीसरे में जंजीर के सहारे बिलाल की लाश लटक रही थी। विमल होटल के नए जनरल मैनेजर कपिल उदेनिया के ऑफिस में मौजूद था। उसके साथ सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़ी था। लॉबी में क्या हुआ था, बल्कि क्या होने से बाल बाल बचा था, उदेनिया मारवाड़ी की जुबानी सुन चुका था। कमाल है, उदेनिया भौचक्का सा बोला। ऐसी दीदा दिलेरी, मैंने आपको पहले ही बोला था, विमल गंभीरता से बोला, कि कुछ जराइम पेशा लोग अपने अंडरवर्ल्ड बॉसेस की शय पर होटल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे। मैंने ये भी बोला था कि ये कोशिश किन किन तरीकों से हो सकती थी। आज इधर मेरे बताए तरीकों में से ही एक तरीका आजमाया गया, जो कि शुक्र है वाहिगुरु का। किसका? उदेनिया सक पकाया सा बोला। ऊपर वाले का, कि कामयाब ना हुआ। उदेनिया ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। आप होटल के मैनेजमेंट के टॉप बॉस हैं, इसलिए वाकया आपकी जानकारी में लाया जाना जरूरी था। उदेनिया ने फिर सहमति में सिर हिलाया। राजा साहब बहुत फिक्रमंद है। कुछ हो जाता तो उन्हें माल से ज़्यादा जान के नुकसान का अफसोस होता। बहरहाल राजा साहब का सवाल है कि अब आप क्या करेंगे? बतौर सिक्योरिटी चीफ उनका ये सवाल आपसे भी है, मिस्टर मारवाड़े। मैं सिक्योरिटी और टाइट करता हूँ, मारवाड़े बोला। यस, उदेनिया बोला, डू दैट इमीडिएटली। हम कहाँ कहाँ निगाह रख सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं, विमल बोला। ये मैंने जीएम साहब को पिछले शनिवार बताया था। आई विल रिमेंबर, उदेनिया बोला। मिस्टर मारवाड़े की खातिर फिर दोहराता हूँ, मारवाड़े साहब, होटल की रसद वगैरह की सप्लाईज को डेली चेक करना होगा और ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि सप्लाईज होटल के बाहर ही पिछले यार्ड में सर्विस एंट्रेंस के सामने डिलीवर हो, ताकि सप्लायर का प्रतिनिधि बनकर कोई अवांछित व्यक्ति होटल में दाखिल न हो सके। ये सावधानी पहले से ही बढ़ती जा रही है, मारवाड़े बोला। इस बाबत शनिवार को ही मेरी उदेनिया साहब से बात हुई थी। गुड, फिर तो पार्किंग और टैक्सी स्टैंड की तरफ भी आपकी तवज्जो होगी। जी हाँ, बराबर है। दोनों जगह सिक्योरिटी स्टाफ बढ़ा दिया गया है। अब इस बात पर खास नज़र रखी जाती है कि पार्किंग में होटल के मेहमानों के ही वाहन खड़े हों। कोई संदिग्ध वाहन वहां पार्क न होने पाए, लावारिस न छूटने पाए, और टैक्सी स्टैंड पर रेगुलर टैक्सी वालों की पहचान बनाई जा रही है। अब वहां नॉन टैक्सी ऑपरेटर्स को ही ठहरने दिया जाता है। गुड, राजा साहब सुनेंगे तो खुश होंगे। बाकी भी जो इंतजामात आपने जीएम साहब से डिस्कस किए थे, उन पर अमल किया जा रहा है। कुछ डिसिप्लिन्स मैंने अपनी तरफ से भी लागू किए हैं। वेरी गुड, फिर तो मेरे कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचता। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। दोनों उच्च अधिकारियों की प्रश्नसूचक निगाहें विमल की तरफ उठी। बराए मेहरबानी ये खुशफहमी कोई न पाले कि होटल को हिट करने की दुश्मनों की जो कोशिश आज नाकाम रही है, वो उसी पर फिर से अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मिस्टर कॉल, उदेनिया हैरानी से बोला। आप कहना चाहते हैं कि ये ही कोशिश फिर हो सकती है? जी हाँ, यही कहना चाहता हूँ मैं। किसी भरे पूरे होटल के बिजी लॉबी में सामान छोड़कर खिसक जाना कितना आसान है। मुझे इस बात का जाती तजुर्बा है आपको? राजा साहब को। ओह, उनका नैरोबी में भी होटल था। वहाँ भी उनके दुश्मनों ने यूं ही वारदात स्टेज करने की कोशिश की थी। ओह मिस्टर कॉल, मारवाड़ी बोला। क्यों, राजा साहब के इतने दुश्मन हैं? सबके होते हैं, सबके। जिनका भी शुमार बड़े और कामयाब लोगों में होता है। तरक्की और कामयाबी के ऊंचे मुकाम पर पहुंचे लोगों के 100 दुश्मन होते हैं, 1000 दुश्मन होते हैं, और दुश्मनों की एक ही मंशा होती है, उन्हें टांग पकड़कर नीचे घसीटने की। यू आर एब्सोल्युटली राइट देयर मिस्टर कॉल। तो क्या कहते हैं अब जीएम साहब और सिक्योरिटी चीफ साहब? उदेनिया ने मारवाड़ी की तरफ देखा। राजा साहब को हमारा आश्वासन है, मारवाड़ी दृढ़ता से बोला, कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। इधर कोई वारदात नहीं होने दी जाएगी। मैं और मेरे आदमी अपनी जान से ज़्यादा इधर के जानो माल की हिफाजत करेंगे।
ये मेरा राजा साहब से वादा है। राजा साहब को आपकी निष्ठा और कार्य कुशलता पर पूरा एतबार है मारवाड़ी साहब। वो इस बात से बेखबर नहीं है कि अभी भी जो हादसा टला है वो आपके आदमी पवन डांगले की मुस्तैदी और चौकन्नेपन की वजह से ही टला है। मेरे तमाम आदमी मेरे खास आदमी हैं मिस्टर कौल। सब डांगले जैसे ही जिम्मेदार, मुस्तैद और चौकन्ने हैं। गुड, आई एम ग्लैड। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।